चलिए आज मैं सुनाती हूँ आपको एक नहीं दो कहानियां। दोनों ही कहानियां बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दोनों ही कहानियां रिलेट करती है कन्फेशन से, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट का। पहली कहानी का नाम शायद आपने सुना भी होगा, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं इसके फैक्ट्स भी बताऊंगी और आप मुझे बताइएगा कि अगर आप मैजिस्ट्रेट होते तो आप इस केस में क्या डिसीजन देते। ये केस शुरू होता है शादी से। पलविंदर कौर की शादी हुई है जसपाल सिंह से। इन दोनों की शादी बढ़िया चल रही है, लेकिन पिताजी जरा नाराज हैं। पिताजी को लगता है बेटा बिल्कुल ही निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, और इसके लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं पलविंदर कौर को। तो जसपाल सिंह और पलविंदर कौर अलग हो जाते हैं और दोनों अलग रहने लगते हैं। अब इनका एक फ्रेंड भी है जो काफी घर आता जाता रहता है। इस फ्रेंड से जसपाल सिंह एक दिन कहते हैं कि यार मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो अगर तुम फोटोग्राफ्स डेवलप करने वाला केमिकल अगर कहीं से अरेंज कर पाओ तो प्लीज कर दो। फ्रेंड कहीं से ढूंढ ढांड के वो केमिकल अरेंज कर भी देता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिला था। अब इतनी मुश्किलों से मिला है अगर ये केमिकल, तो इसे पलविंदर कौर बड़े ही संभाल के रख देती है। एक पुरानी दवा की शीशी में ये उसे भर के रख देती है और इसे रख देती है मेडिसिन कैबिनेट में, जहां से जसपाल सिंह इसे निकाल के यूज करता रहता है। एक दिन जसपाल सिंह के पेट में होता है दर्द और वो जाता है मेडिसिन कैबिनेट के सामने। वो गलती से वो वाली शीशी उठा लेता है जिसमें ये केमिकल रखा था। अब जैसे ही वो केमिकल पीता है, वैसे ही विद इन फ्यू सेकेंड्स उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद पलविंदर कौर काफी घबरा जाती है। उसे ये पता है कि अगर उसके ससुर जी को ये बात पता चली कि उसकी रखी हुई दवाई की वजह से उसके पति की डेथ हुई है, तो फिर ससुर जी जरूर उसी पे इल्जाम लगाएंगे। इसीलिए डर के मारे वो अपने उसी फ्रेंड को फोन करती है जिसने वो केमिकल दिया था। जब वो फ्रेंड घर आता है तो वो काफी मिन्नतें करती है, काफी गिड़गिड़ाती है उनके सामने कि प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं अपने आप को भी मार डालूंगी। जब ये सब वो कहती है तो उसका फ्रेंड मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों बॉडी को एक बक्से में भरते हैं और अंबाला में अपने गेस्ट हाउस में छुपा के रख देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंबाला में इस डेड बॉडी से बदबू आने लगती है, तो इसे कहीं और भी छुपाने की जरूरत है। तो फिर दोनों ही इस डेड बॉडी को ले जाते हैं और एक कुएं में फेंक देते हैं। कुएं में ये ट्रंक के अंदर जो डेड बॉडी है ये सड़ने लगती है और इसकी सड़न से जो बदबू आती है वो गांव में फैलने लगती है। तो गांव के जो सरपंच है वो ऑर्डर करवाते हैं कि इसको जरा निकाला जाए और इसमें देखा जाए कि है क्या। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस के द्वारा ये बक्सा निकाला जाता है और बक्से को खोलते ही पाई जाती है एक लाश। लाश इतनी बुरी तरह सड़ चुकी है कि अब शक्ल भी नहीं पहचान आ रही। तो फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ होगा? आइडेंटिफिकेशन हुआ कपड़ों से। कपड़ों से पहचान में आया कि ये किसकी लाश है। अब ये जो लाश है ये 2 महीने पुरानी है, तो 2 महीने से जसपाल के पिताजी जसपाल को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो काफी न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे रहे हैं कि बेटा तुम घर आ जाओ, जहाँ कहीं भी हो घर आ जाओ, हम सब बड़े परेशान हैं, तुम्हारी पत्नी पलविंदर कौर भी बहुत परेशान है, तो तुम जहाँ कहीं भी हो घर आ जाओ। जब फादर अपने बेटे को इस हालत में देखते हैं, मरी हुई हालत में देखते हैं, तो सबसे पहली चीज वो करते हैं कि पलविंदर कौर के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं कि इसी ने जरूर मेरे बेटे को मारा है। पलविंदर कौर और जिस फ्रेंड पे केस फाइल हुआ है वो फ्रेंड तो भाग जाता है और वो फ्रेंड एंड तक कहीं मिलता ही नहीं है। तो केस सिर्फ पलविंदर कौर के अगेंस्ट ही चल रहा है। पलविंदर कौर पुलिस को ये स्टेटमेंट देती है कि उसने केमिकल को रखा था एक पेट दर्द की दवाई की शीशी में और गलती से पति ने वो वाली शीशी यूज कर ली और पी लिया। जब वो मर गए तब उसे डर लगा और डर के कारण उसने वो जो बॉडी थी उसे ट्रंक में भर के ठिकाने लगाया। अब इन दोनों चीज को सुन के पुलिस ने 2 केस दायर किए, एक तो 201 आईपीसी का और इसके अलावा 302 आईपीसी का। जब हाईकोर्ट में केस पहुंचा तो हाईकोर्ट में 302 का तो केस प्रूव ही नहीं हो पाया, क्योंकि सारे ही एविडेंस सर्कमस्टेंशियल थे। कोई आई विटनेस नहीं था, किसी ने देखा नहीं मरते हुए, किसी ने देखा नहीं जहर देते हुए, किसी ने देखा नहीं कि किस तरह से वो डेड बॉडी को ट्रंक में ले गई। तो इसीलिए सारे ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। इनफैक्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ये भी नहीं पता चला कि जो जहर था वो वही जहर था जो केमिकल की वजह से डेथ हुई है। तो इसका मतलब जो डेथ थी वो इतने ज्यादा सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में थी कि कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि डेथ हुई कैसे है। ऐसे में पलविंदर कौर को सिर्फ 201 के लिए सजा दी गई। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि आपने एक चीज तो छोड़ दी, आपने पलविंदर कौर को 302 के इल्जाम से तो रिहा कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां उसने ये कहा था कि शायद मुझसे गलती से वो जहर उस बोतल में रह गया और मेरे पति ने गलती से वो जहर ले लिया। यानी यहाँ पे वो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मैंने जहर दिया या फिर मैंने अपने पति को मारा, तो ये कन्फेशन नहीं है। दूसरी चीज जो उन्होंने कन्फेस करी वो थी पति की लाश ट्रंक में डालना। अब आप जरा मुझे बताओ, अगर पति की मौत की जिम्मेदार ही पलविंदर कौर नहीं है, अगर मौत एक्सीडेंट से हुई है, गलती से हुई है, तो ये कोई क्राइम है क्या? और अगर ये क्राइम ही नहीं है तो क्या सबूत मिटाने के इल्जाम पलविंदर कौर पे लगाए जा सकते हैं? सबूत की बात तो तब आती है जब कोई क्राइम हुआ हो। यहाँ तो कोई क्राइम ही नहीं हुआ, मौत एक्सीडेंट थी, गलती थी। और पलविंदर कौर का ये कहना कि मैं डर गई थी, मुझे पता था कि जैसे ही मेरे ससुर जी को ये पता चलेगा वैसे ही वो मुझ पे ही इल्जाम लगाएंगे, इसीलिए मैंने डर के ये किया। इस जस्टिफिकेशन को कोर्ट ने माना। कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट है और उसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट वो है जो एक्सकल्पेटरी है, यानी जिससे अक्यूज्ड अपनी बेगुनाही प्रूफ कर रहा है, और दूसरा पार्ट वो है जिसमें अक्यूज्ड अपना जुर्म कबूल कर रहा है। अगर स्टेटमेंट इस तरह का है तो ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा एक साथ ही यूज होगा, इस स्टेटमेंट की काट छाट नहीं करी जा सकती। तो अगर पुलिस ने ये स्टेटमेंट यूज किया था कि पलविंदर कौर ने डेड बॉडी ट्रंक में लेके गई थी, अगर ये स्टेटमेंट यूज किया था तो उन्हें वो स्टेटमेंट भी यूज करना चाहिए था जहां पे उसने कहा कि गलती से पति ने दवाई खा ली थी। ये दोनों स्टेटमेंट साथ ही यूज किए जा सकते हैं या फिर साथ ही रिजेक्ट किए जा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से वो वाला पार्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो आपके लिए फायदेमंद है। ये थी कहानी पलविंदर कौर की। दूसरी कहानी है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि कन्फेशनल स्टेटमेंट की काट छाट नहीं हो सकती, एक अजीबोगरीब केस आया। एक कहानी शुरू होती है ट्रेन की जर्नी से। आपने पैसेंजर ट्रेन सुनी है? क्या होता है? जो लोकल एरियाज में ट्रेन चलती हैं उन्हें पैसेंजर ट्रेन कहा जाता है, बड़ी धीमी धीमी सी स्पीड पे चलती हैं। इस पैसेंजर ट्रेन के एक डब्बे से मिलती है एक लाश, और ये जो लाश मिली है बड़ी ही बुरी हालत में मिली है, बहुत ही ज्यादा इंजरी के मार्क्स है इसकी बॉडी पे। जब एक तरफ ये लाश मिली, दूसरी तरफ इसी एरिया में एक नदी के किनारे एक लड़का कुछ अपने कपड़े और खुद को साफ कर रहा है। क्या साफ कर रहा था वो कर रहा था खून साफ। जब लोग रास्ते से गुजरे उन्होंने पूछा कि अरे भाई इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें, इतना खून कैसे बह रहा है? तो उसने कहा कि किसी गाय ने मुझे टक्कर मार दी थी और जिसकी वो गाय थी उस चरवाहे के साथ मेरा झगड़ा हो गया, तो उसलिए मुझे काफी खून बह गया, उस गाय की टक्कर से मुझे काफी खून बह गया। उन्होंने कहा चलो यार तुम ध्यान रखो, इस तरह से किसी चरवाहे से भिड़ा मत करो। यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब जब लाश मिली तब लोगों को याद आया कि उसी दिन सेम डे पे हमने किसी को कपड़े धोते हुए देखा था खून से लथपथ। जब ये बात लोकल्स ने मुखिया को बताई तो मुखिया ने निशिकांत झा यानी वो बच्चा जो कपड़े साफ कर रहा था अपने खून भरे, उसे सामने बुलाया और उससे पूछताछ करी। उसने मुखिया के सामने ये बयान दिया, मैं तो उस लड़के को जानता भी नहीं था और ना ही मैं उसके कभी मिला हूँ, मैं तो चरवाहे से लड़ लिया था जिसकी गाय ने मुझे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मुझे खून आ रहा है, मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस फिर भी निशिकांत झा को पकड़ती है। अब पुलिस के सामने निशिकांत झा ये स्टेटमेंट देता है कि नहीं, जानता तो मैं हूं उसे, क्योंकि हम दोनों सेम स्कूल में थे और इनफैक्ट हम दोनों साथ ही में खेलते भी थे, तो मैं उसे जानता हूं। और जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन मैं भी उसी डब्बे में सफर कर रहा था जिस डब्बे में वो कर रहा था। एक आदमी आया, उसने हम दोनों को मारना शुरू किया और मैं किसी तरह अपनी जान बचा के भागा, लेकिन वो नहीं भाग पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है और ये दोनों ही स्टेटमेंट कितने कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहले स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि वो तो उस लड़के को जानता ही नहीं था जिसकी मौत हुई है, दूसरे में वो कह रहा है कि नहीं वो जानता भी था और पहचानता भी था। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि मुझे जो इंजरी मार्क्स हुए थे वो तो कैसे हुए, किसी चरवाहे से मैं लड़ लिया। दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि नहीं, हम दोनों को ही, उस मृत व्यक्ति को और मुझे, हम दोनों को ही किसी ने मारा पीटा और मैं अपनी जान बचा के भागा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये इतने कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ है
कि इस स्टेटमेंट को आप पूरा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे शक भी है, इसीलिए आप इसे पूरा रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां भी स्टेटमेंट इतना वेग है, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है, वहां पे स्टेटमेंट को अलग अलग यूज किया जा सकता है। तो जो स्टेटमेंट कन्फेशनल है, जो स्टेटमेंट इनकल्पेटरी है, वो हम यूज करेंगे, और जो स्टेटमेंट एक्सकल्पेटरी है, जो कि बहुत वेग है, उसे हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जहां पे वो कबूल कर रहा है चीजें, उसको भी कोरोबोरेट करने की जरूरत है। इस केस में तो बहुत सारा कोरोबोरेशन भी हुआ था। निशिकांत झा के पास से बहुत सारी बुक्स मिली, जिन बुक्स पे दाग लगे हुए थे, जिसकी पेंसिल पे दाग लगा हुआ था। उसके पास ही एक शार्प ऑब्जेक्ट भी मिला, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी उसके हाथ के निशान थे और खून उस लड़के का था। तो इस तरह से इसकी स्टोरी तो हो गई कोरोबोरेट और निशिकांत झा को मिल गई सजा। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं और केसेस सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आप मैजिस्ट्रेट होते तो इस केस को कैसे डिसाइड करते।